साथियों, आप सभी का अभिनंदन। बहुत दिन से हम कोशिश कर रहे थे कि इन मुद्दों पे बहस न की जाए, इन मुद्दों के अवॉइड किया जाए, लेकिन कब तक अवॉइड किया जाएगा। कभी न कभी अपने उत्तरदायित्व के प्रति जागरूक होना चाहिए, कभी न कभी अपनी जिम्मेदारियों को समझना चाहिए। जब इस देश में दो तरह से लोग रह रहे हैं, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो लाइफ उनको डिजाइन की है, कुछ लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन की डिजाइन की गई लाइफ है उसके अनुसार जीना चाहते हैं, और कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट जीना चाहते हैं। हमारे देश में फॉल्स हीरो वर्शिप की प्रथा बहुत पुरानी रही है। वजह यही है कि हमेशा फॉल्स हीरो वर्शिप जन्म लेती रही है और शायद जन्म लेती रहेगी भी। आज जिस मुद्दे पे बात करेंगे वो मुद्दा है कि राम शरणागत हुई देवी मायावती। हमेशा बयान मायावती जी कहने की आदत रही है, कहते भी रहे हैं, लोग कहते भी हैं, लेकिन अब डर लगने लगा कि कहीं बहन मायावती जी कह दिया जाए तो उन्हें बुरा न लग जाए। क्योंकि 2017 का अगर आपको चुनाव याद होगा तो उस 2017 के चुनाव के दरमियान जब वो प्रचार के लिए निकल रही थी, तो प्रचार के लिए निकलते हुए कुछ प्रेस रिपोर्टर्स ने उनसे कुछ सवाल किए। उस सवाल में कहते हुए उन्होंने जवाब दिया था कि लोग मुझे देवी मानते हैं, हमारा समाज हमें देवी मानता है, तो इसलिए ये लगता है कि हमें उनके आदेशों का अनुपालन करना चाहिए, उल्लंघन नहीं करना चाहिए, देवी कहना चाहिए। जब उन्होंने अपने आप को देवी घोषित किया था तो शायद लोगों को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उन्होंने अपने आप को देवी क्यों घोषित किया है। वैसे भी राजनीतिक लोग जो भी निर्णय लेते हैं इतनी आसानी से समझ में कहाँ आता है। जब उन्होंने देवी घोषित किया था तो किसी को भी नहीं पता होगा कि आगे चल कर के उनको राम के शरणागत होना है, और राम के शरणागत होने की वजह से ही उन्होंने अपने आप को देवी घोषित किया। लेकिन उस समय लोगों को नहीं पता था कि देवी घोषित करने के पीछे वाकई मनसा क्या थी। उनको देवी घोषित किया, और आज इस देश में दो पर्सनालिटी हैं। राजनीतिक तौर पे इस देश में दो पर्सनालिटी हैं जिनकी जो वोट दे सकती हैं, वोट कलेक्ट कर सकती हैं, लोगों वोटों को पोलराइज कर सकती हैं, ध्रुवीकरण कर सकती हैं। पहला नाम है, निस्संदेह पहला नाम राम का है, और दूसरा नाम डॉक्टर अंबेडकर का है। तीसरा कोई नाम नहीं है इस समय जिसके नाम पे वोट का ध्रुवीकरण किया जा सके। दो नाम ऐसे हैं जिनके नाम पे वोट ध्रुवीकृत किए जा सकते हैं, आसानी से ध्रुवीकरण किया जा सकता है वोटों का। राम और डॉक्टर अंबेडकर का नाम पे वोटों को बाकायदा ध्रुवीकरण किया जा सकता है। और यही बेहतरीन अवसर था कि जब स्पष्ट हो गया, राम डॉक्टर अंबेडकर के सामने आकर के खड़ा हो गया, तो सीधे सीधे द्वंद्व होना चाहिए था राम और डॉक्टर अंबेडकर के बीच। लेकिन ऐसी स्थिति में, इन परिस्थितियों के बावजूद, अगर ये कहा जाए ये अनुकूल परिस्थितियां थी, अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद राम से लड़ने की बजाय जो लोग डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे, अब जो शब्द हम यूज करेंगे, जो दुकानदारी कर रहे थे, उन लोगों ने भी अपने आप को राम के शरणागत कर दिया। कितनी विचित्र स्थिति है। और ये समय एक ऐसा है, जो लोग डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेने पे घबराते थे या घृणा करते थे, आज सबके हाथ में सीने से चिपकाया गया अगर कोई फोटो मिलता है तो वो फोटो मिलता है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का, दूसरा फोटो नहीं मिलता। वो नाम मिलता है संविधान का, दूसरा नाम नहीं मिलता। ये एक अवसर था जब संविधान को जिताया जा सकता था, संविधान को जिता करके राम को हराया जा सकता था। हम राम को हराने की बात क्यों कर रहे हैं, इस पे भी बात करेंगे।
एक उदाहरण और भी आया देवी मायावती जी का। मैं बार बार देवी मायावती जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यही शब्द देवी उनको सम्मानित करता है। बहन जी और बुआ जी कहिएगा तो मेरे ख्याल से उनके व्यक्तित्व को शायद चोट पहुंचती है, और इसलिए ये नाम हम संबोधित कर रहे हैं, देवी मायावती जी। देवी मायावती जी ने बहुत पहले एक शब्द घोषित किया जब वो अपने भाई और भतीजे को पार्टी में लेकर के प्रमुख पदों पे लेकर के आई। तब उन्होंने घोषित किया कि हमने बहुत दिन से लोगों को तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन लोग तैयार ही नहीं हो पाए। अब एक प्रश्न आप सभी के सामने जरूर हम लेके आना चाहते हैं। एक विद्यालय में हजारों बच्चे हैं, हजारों छात्र हैं, और वो सारे के सारे छात्र अगर फेल हो जाएं तो दोष किसका हुआ? दोष उन छात्रों का है या उस अध्यापक का है जिसके अध्यापन कार्य में सारे के सारे बच्चे फेल हो रहे हैं? कमाल तो तब हो गया कि जो बच्चे रेगुलर क्लास ले रहे थे वो रेगुलर क्लास लेने वाले फेल हो गए, और जिन्होंने कभी एक घंटे का एक भी पीरियड अटेंड नहीं किया था, उनके भाई आनंद और उनके भतीजे आकाश एक भी पीरियड अटेंड नहीं किया था, और दोनों क्वालिफाई हो जाते हैं। तो ऐसे टीचर को टीचर कैसे माना जा सकता है? जो रेगुलर क्लास करने वाले छात्र हैं वो सब फेल हो जा रहे हैं, और जिसने कभी क्लास का मतलब एक भी घंटा एक भी पीरियड अटेंड न किया हो वो क्वालिफाई हो जाता है। ये बात समझने की ज़रूरत है, इस पे हमें बात करने की ज़रूरत है, और ये विचार जरूर किया जाए। एक बात, राम को हम क्यों कह रहे हैं कि राम को बड़ी आसानी से हराया जा सकता है? जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि काल्पनिक है, क्या नाम है, क्योंकि जब ये कहा जाता है कि उनका जन्म नहीं हुआ है, उन्होंने तो बाकायदा अवतार लिया है। अवतार लेने वाला व्यक्ति तो शायद जन्म नहीं लेता है, तो अवतार लिया है, और इसी अवतार को अवतार ही साबित किया मान्यवर कांसी राम जी ने। जब आपको याद होगा कि जब 89 के बाद गवर्नमेंट बनी थी, संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, उस संयुक्त मोर्चा सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी शरीक थी, और जब बीपी सिंह की सरकार गिरी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने के बाद प्रचंड बहुमत से, प्रचंड बहुमत क्या, उस समय मेरे 312 सीटें, 220 सीटें वगैरह के आसपास शायद बीजेपी की आई थी, और मतलब बहुमत से, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। और उस समय रथ यात्रा निकाला गया था लाल किस आडवाणी द्वारा, और उसी समय बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी, और बाबरी मस्जिद के शहादत के बाद इस सरकार की भी शहादत हो गई थी। शहादत के बाद जब देखा मान्यवर कांसीराम जी ने, तब उन्होंने मुलायम सिंह जी से गठबंधन किया और एक नारा बुलंद किया, मिले मुलायम कांसीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। बाकायदा उन्होंने ये कहा, कांसीराम को संबोधित किया गया ये काशी हैं और राम दोनों हैं। मुलायम सिंह जी को मथुरा से संबोधित किया गया, जो तीनों प्रकरण चल रहे हैं, संबोधित किया गया, और उस समय श्री राम को हवा में उड़ाने की भी कोशिश की गई, और काफ़ी हद तक सफलता भी मिली। आज बड़े पैमाने पे एक बात उभर करके आती है, देवी मायावती जी द्वारा कहा जाता है कि, और बार बार ये कहा जाता है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कांग्रेस के चवन्नी के सदस्य नहीं बनने चाहिए। निश्चित तौर पे नहीं बनने चाहिए, कांग्रेस के चवन्नी के सदस्य नहीं बनने चाहिए, लेकिन अगर आप जिनकी चेली बताती हैं मान्यवर कांसीराम जी की, मान्यवर कांसीराम जी के ही अनुकूल चलती, तो मान्यवर कांसीराम जी ने स्पष्ट ये कहा था कि कांग्रेस नागनाथ है, बीजेपी सांपनाथ है, इन सांपनाथ और नागनाथ के बीच से हमें निकलना है, और इन दोनों में से किसी को भी मजबूत इतना नहीं होने देना है कि वो हमारा सत्यानाश कर सकें। जब तक हम खुद मजबूत होने की स्थिति में नहीं आ जाते, या परिस्थितियों का गठन नहीं कर लेते, परिस्थितियां अपने अनुकूल नहीं कर लेते, तब तक
हमें कांग्रेस और बीजेपी को दोनों को कमजोर रखना है। जितना कमजोर हम रख सके उतना कमजोर रखना है। अब हम ये कह रहे हैं कि राम और अंबेडकर के बीच द्वंद्व चल रहा है। राम प्रतीक है। आप जानते हैं शंबूक का वध क्यों हुआ? क्योंकि शंबूक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। राम काल जब आएगा तो किसी भी तरह से शिक्षा ग्रहण करने का आपको अवसर नहीं मिलेगा। तब ब्राह्मण के लिए केवल एक शब्द आएगा, अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम च, ब्राह्मणम यजनम याजनम च ये आएगा कि इसी तरह ये बात आएगी। ब्राह्मण के लिए आएगी शिक्षा लेना, शिक्षा देना ब्राह्मण का काम है, दूसरे का काम नहीं है। दानम प्रतिग्रहम च ब्राह्मणा नाम कल्पत, और वो ब्राह्मण यज्ञ कराएगा, यज्ञ कराएगा, दूसरे का यज्ञ कराएगा, और उसे दान लेने का अधिकार है, दान देने का अधिकार उसे नहीं है। चाहे वो शिक्षा की बात है। ये राम का युग आएगा तो ये परिपाटी चलेगी, और अंबेडकर का युग आएगा तो अंबेडकर के युग में सभी को शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। सभी, न वो उसमें धर्म के आधार पे, न जात के आधार पे, न संप्रदाय के आधार पे, न लिंग के आधार पे, और न ही उनके जन्म स्थान के आधार पे किसी भी तरीके से उनमें अधिकारों में डिफरेंसेस किए जाते। ईच पर्सन ऑफ द कंट्री, एक एक सिटीजन, हम भारत के लोग हो जाएंगे। हम भारत के लोग, ये चाहता है संविधान हमारा। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर चाहते हैं कि हम भारत के लोग बने। लेकिन आज क्या हो रहा है, देवी मायावती जी कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार राम के अनुरूप न, राम के आदर्शों पे नहीं चल रही है। राम का आदर्श तो यही था कि शिक्षा ग्रहण नहीं करना चाहिए, और क्यों नहीं है, उनके आदर्शों पे चल रही है। जो बजट 2016-17 में जो शिक्षा का बजट यहाँ 2741 करोड़ रुपया था, वो सरकार आते ही 741 करोड़ रुपए को 740 करोड़ रुपए में तब्दील कर दिया। मतलब करीब 2001 करोड़ रुपए की पूरी की शिक्षा का बजट ही खत्म कर दिया। जब शिक्षा का बजट ही खत्म कर दिया तो क्यों नहीं उनके आदर्शों पे चल रही है। उस समय भी किसी तरह से महिलाएं, बहन, बेटियां सुरक्षित नहीं थी, और आज भी उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। उस समय भी किसी भी कीमत पे आपको अधिकार नहीं था, अधिकार मांगने पर आपको दंडित किया जाता था। और आज लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली में विरोध करने पर आपको दंडित किया जा रहा। दो तीन चीजों पे बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करना बहुत जरूरी है कि देवी मायावती जी ने राज्यसभा से बाकायदा इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देते हुए ये कहा कि चूंकि हमें अपनी बात यहाँ नहीं कहने दी जा रही है, सदन में हमें अपनी बात नहीं कहने दी जा रही, हम गरीबों की बात उठाना चाह रहे हैं, मजलूमों की बात उठाना चाह रहे हैं, हमें कहने का मौका नहीं दिया जा रहा, इसलिए हम इससे सदन से बायकॉट कर रहे हैं और सदन से हम रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की राजनीति के पीछे जो दिखता है, वो राजनीति के पीछे जो गेम चलता है वो दिखता नहीं है। राजनीति के पीछे गेम ये था कि भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा में सीटें कम थी, मेजॉरिटी एब्सोल्यूट नहीं थी, उसको एक एक राज्यसभा के सदस्य को इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी और मोटी रकम देनी पड़ती थी। तो अब बहन जी ने अगर एक सीट खाली किया तो वो तो आप जानती हैं कि बीजेपी के ही आधार पे जाती। वो बीजेपी जब यहाँ जिसकी मेजॉरिटी होती है, अगर एक सीट खाली होगी तो मेजॉरिटी वाले का ही तो राज्यसभा सदस्य जाएगा ना। और जब आप सदन में अपनी बात नहीं कह पा रही तो आप बात कहाँ कह पाएंगी। अगर नहीं कह पा रही तो वहां तो पूरा देश सुन रहा है, आप बात नहीं कह पा रही तो बात सुनने के लिए आप मजबूर कर सकती हैं। लेकिन रिजाइन किया गया
तो अगर हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन आपको चिंतन जरूर करना चाहिए उनके रिजाइन करने के पीछे कहीं बीजेपी को मदद करने की बात, मदद करने की सोच तो नहीं थी, चाहे वो किसी भी लालच में सोच की गई। क्योंकि आगे बढ़ करके जब हम देखें 10% आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन का जब समर्थन करने की बात आई, तो जैसे कहा जाता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक देवी मायावती जी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाले पैटर्न पे चल पड़ी। बीजेपी जितना मेहनत कर रही थी कि आर्थिक आधार पे रिजर्वेशन पास हो जाए, उससे दुगना मेहनत देवी मायावती जी कर रही थी। ये संविधान के किस आर्टिकल में है? 15(4) में हमें पढ़ने को मिलता नहीं, 16(4) में हमें पढ़ने को मिलता नहीं। आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है। तो देवी मायावती जी से क्या ये प्रश्न नहीं किया जाना चाहिए कि आप ये बताइए संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो ये कहता है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है? और मजे की बात तो ये है कि 2015-16 में जब आईएएस क्वालिफाई किए थे बैकवर्ड के लड़के, तो 314 लड़कों को डीओपीटी के लिस्ट से निकाल दिया गया था, सिर्फ इस ग्राउंड पे कि उनके माँ बाप की इनकम 6 लाख रुपए हो गई, तो वो क्रीमी लेयर में आ गए। तो देवी मायावती जी से कोई पूछ सकता है क्या कि ये जो आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया था, वहां इनकम का जो क्राइटेरिया निर्धारित किया गया था वो 8 लाख निर्धारित किया गया था कि अगर 8 लाख की इनकम इनकी है, 8 लाख तक इनकम है, तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आएंगे, यानी गरीबी रेखा के नीचे आएंगे। ये कौन सा पैमाना है कि अगर कोई सवर्ण है तो वो इकोनॉमिकली वीकर, गरीबी रेखा के नीचे 8 लाख रुपए तक आ जाएगा, और अगर कोई बैकवर्ड है तो केवल 6 लाख रुपए अगर उसके माँ बाप की इनकम हो गई तो वो क्रीमी लेयर में आ जाएगा, कोई पूछेगा। और आगे बढ़ करके देखते हैं कि आखिर गेम हुआ क्या क्या। अब 3 तलाक का प्रकरण आया, तो 3 तलाक के प्रकरण में सबसे पहले देवी मायावती जी उछल कूद करती नजर आई, और ये बिल कितनी आसानी से पास हो जाए उसके समर्थन में खड़ी नजर आई। अगर आपको ये कह रही हैं कि मैं महिलाओं को अधिकार दिलाना चाहती थी, तो अधिकार दिलाना चाहती थी तो आपने ये क्यों नहीं पूछा कि भाई ठीक है 3 तलाक से महिलाओं को अधिकार मिल जाएगा, लेकिन सबरीमाला में जो महिलाओं को एंट्री नहीं दी जा रही है उस पे कब बिल ले आओगे? सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, अब उसमें कब एंट्री दोगे? आज भी जिस मुस्लिम महिलाओं को आप कह रहे हो कि मुस्लिम महिलाओं को पूरा अधिकार नहीं मिला, उन मुस्लिम महिलाओं को तो पूरा का पूरा अधिकार, चाहे आप पाकिस्तान में देख लीजिए तो वहाँ मंत्रिमंडल के स्तर पे जो मुस्लिम महिलाएं हैं वहाँ उनकी संख्या 6.8% है, और आपका बांग्लादेश देख लीजिए तो वहाँ 7.2% है। मलेशिया में आप देख लीजिए, जिस मलेशिया का बड़ा मुस्लिम के नाम पे विरोध हो रहा है, तो वहाँ मलेशिया में 10.8% है। तमाम ये मुस्लिम, और अफगानिस्तान को आप देख लीजिए तो अफगानिस्तान में 9.6% महिलाओं की भागीदारी है। इराक को देखिए, ईरान को देख लिए, इसमें करीब 20% प्लस की भागीदारी है। अब आप ये पूछिए कि आज अब अगर हम देख लें भारत में, तो महिलाओं की जो शासन प्रशासन स्तर पे भागीदारी है वो 3.5% से आगे नहीं बढ़ पाई। आप ये क्यों नहीं प्रश्न किया आपने कि सबसे पहले भारत की महिलाओं को शासन प्रशासन में पूरी तरह से भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए, तब हम उसका समर्थन करेंगे। और जब कांसीराम साहब ने बीएसपी बनाई थी तो उसका फुल फॉर्म रखा था बहुजन समाज पार्टी। द कम्युनिटी इज सप्रेस्ड एंड अप्रेस्ड बाय द अपर क्लास should be treated equal status in this country. They are citizen of the country. We the people of India के आधार पे जितने भी मेजॉरिटी के लोग हैं, जिनको जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे
उनको अभी विकास की मुख्य धारा में आने का अवसर नहीं दिया गया है। उनको विकास की मुख्य धारा में आने के लिए बीएसपी का गठन किया गया था, जिसका नाम रखा गया था बहुजन समाज पार्टी। आजकल ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी तो शॉर्ट फॉर्म नाम है ही, लेकिन आजकल उस बीएसपी का फुल फॉर्म शायद बदल दिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की बजाय बहन जी संपत्ति परियोजना कर दी गई है। अगर इसको और एलाबोरेट करिए तो बहन जी, भाई जी, भतीजा जी संपत्ति संरक्षण परियोजना, लेकिन हम इसको शॉर्ट फॉर्म में ही करते हैं, बहन जी संपत्ति परियोजना हो गई। कभी किसी भी काम के लिए आगे आने की जरूरत उन्होंने महसूस की। आगे जब उन्होंने आर्टिकल 370 का भी समर्थन किया तो यही कहा था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे संविधान में कि आर्टिकल 370 लागू हो। ये सच है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहते थे। अगर एन अयंकर नहीं होते संविधान सभा में तो शायद वो लागू भी नहीं होता, धारा 370 लागू भी नहीं होता। शेख अब्दुल्ला और कर्ण सिंह के पिताजी भी जब आए थे तो यही उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि कमाल है कि आप लोग आपके जो स्टेट है उस स्टेट की रक्षा भारत की सेनाएं करेंगी, रोड भारत की सेनाएं बनाएंगी, सब कुछ भारत का पैसा खर्च होगा, लेकिन भारत का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके आधार पे उन्होंने आर्टिकल 370 यूज करने से मना कर दिया था बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने। और 18 दिन जो वो कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी से अगर वो बाहर नहीं होते तो शायद ये आर्टिकल फिर आ भी नहीं पाता। उसी तरह लेकिन तब की परिस्थितियां और अब की परिस्थितियों में बहुत अंतर है। अगर ये देखा जाए तो जो 1931 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट जो हमारा स्वीकार किया गया था, अगर मुस्लिम लोग लीग उस समय मदद न कर रही होती तो सेपरेट इलेक्टोरेट कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता था। हमेशा उन्होंने मदद की। तो जब परिस्थितियां, पानी बहुत बह चुका है, गंगा में, यमुना में, ब्रह्मपुत्र में, हर जगह पानी बहुत बढ़ चुका है, तब की परिस्थितियां अलग थी, लेकिन अब की परिस्थितियां अलग हैं। इस बात को आप समझिए, इस बात को समझने की ज़रूरत है। आज भी जिन मुद्दों की बात की जानी चाहिए थी, उन मुद्दों की बात किसी भी कीमत पे जो लोकल क्षेत्रीय दल हैं, वो क्षेत्रीय दल उन मुद्दों की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। जब तक आप मुद्दों की बात नहीं करेंगे तब तक किस आधार पे ये देश आगे बढ़ेगा। आप पूछिए कि आप ये बताइए, देश को विश्व गुरु बनाना है तो विश्व गुरु बनाने के लिए क्या रामदेव को कपालभाति करके विश्व गुरु बन जाएगा क्या ये देश? या हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधान सेवक या चौकीदार, उनके नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से ये देश विश्व गुरु बन जाएगा? विश्व गुरु बनने के लिए आईआईटी की जरूरत पड़ेगी, विश्व गुरु बनने के लिए ट्रिपल आईटी की जरूरत पड़ेगी, विश्व गुरु बनने के लिए आईआईएम की जरूरत पड़ेगी, विश्व गुरु बनने के लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी की जरूरत पड़ेगी। और आज भी अगर 300 कॉलेज के हम नाम पूरी दुनिया में उठा करके रख लें तो 300 कॉलेज में भी भारत का कहीं स्थान नहीं आता है। आईआईएम जो मद्रास है वो 248 नंबर पे आता है, केवल आईआईएम मद्रास 248 नंबर पे आता है। हम अब विश्व गुरु कैसे बनेंगे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है नहीं, सारे के सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बर्बाद किए जा रहे हैं। तो अब हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि जिस नेता की आसानी से उपलब्धता कार्यकर्ताओं के बीच नहीं होगी, वो नेता आसानी से उपलब्ध नहीं होगा, कार्यकर्ता अपनी बात नहीं कह पाएंगे। तो जब कार्यकर्ता अपनी बात नहीं कह पाएंगे तो वो नेता कितने आगे तक बढ़ सकता है? अगर एक बात कहें जो विदुर नीति को लेकर के आए तो विदुर नीति के आधार पे ये बात कही जाती है कि किसी भी दशा में राजा और पत्नी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, और इनको अगर अकेला छोड़ दिया गया
तो दोनों को भ्रष्ट होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अभी जो देवी मायावती जी की जो परिस्थितियां हैं वो या तो भाजपा से इतनी भयभीत हो गई हैं कि उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है, जैसा कि आप सभी उदाहरण दे भी सकते हैं कि भयभीत होने की वजह है जब गांव में आप बहुत सारे लोग रहते हैं, गांव में अच्छी खासी संख्या रहती है, इसके बावजूद आपका उत्पीड़न हो जाता है। तो राजनीतिक धरातल पे वो अकेले हैं तो वहाँ उत्पीड़न हो सकता है। तो क्या ये उत्पीड़न का नतीजा है कि वो बीजेपी के हर समय, इस समय अगर ये कहा जाए तो बीजेपी की जाके गोद में बैठी हैं? अगर ये भी परिस्थितियां हैं तो दोनों परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं। अगर बीजेपी के गोद में बीजेपी ने उनका अपहरण कर लिया है तो उन्हें बाहर निकालने की जरूरत है, और बाहर निकालने के लिए निश्चित तौर पे ये समझने की जरूरत है कि बाहर निकल करके कैसे आएंगे। बाहर निकलने का तरीका यही है कि जब भी कोई व्यक्ति अकेला होता है, कहीं भी अकेला होता है, तो हो सकता है उसको डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, अपहरण किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा कि पहले जो फिल्म इंडस्ट्री में थे, जो आजकल प्रोड्यूसर आप देख रहे हैं, पहले प्रोड्यूसर क्या होता था, जो डायरेक्टर होता था वही प्रोड्यूसर होता था, वही बेचता भी था। तो जो अंडरवर्ल्ड के लोग हैं उसका फिर अपहरण कर लेते थे, अपहरण करके मोटी रकम वसूलते थे, फिर उसको छोड़ देते थे। लेकिन अब वहाँ बॉलीवुड में स्थितियां बदली हैं। अब उन्होंने कंपनी बना दी है। कंपनी जब बना दिया तो कंपनी बनाने के बाद आप किसका अपहरण करोगे? एक एमडी करोगे, दूसरा आ जाएगा। एक चेयरमैन का अपहरण करोगे तो दूसरे काम करेंगे। अब वहां अपहरण का धंधा बंद हो गया है। तो इसी तरह राजनीति में भी देखना चाहिए कि अगर बहन जी देवी मायावती जी अगर अकेली हैं तो हो सकता है उनका अपहरण कर लिया हो, भाजपा के लोगों ने डरा दिया हो, धमका दिया है, तो उनको मुक्त कराने की जरूरत है। और मुक्त कर तभी कराया जा सकता है जब देवी मायावती जी से उन लोगों का ध्यान खींचा जाए। जब आप उनके समानांतर दूसरा नेतृत्व पैदा करेंगे, तीसरा नेतृत्व पैदा करेंगे, विकल्प पैदा करेंगे, तब अपहरण की नौबत नहीं बचेगी। दोनों स्थिति में है। अगर उन्होंने सरेंडर कर दिया है तो सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति है। सरेंडर नहीं किया है, अगर उनका अपहरण है तो उस अपहरणकर्ता के चंगुल से उनको बचाने की जरूरत है। और अपहरण के चंगुल से बचाने के लिए जब तक विकल्प नहीं होगा, जैसे बॉलीवुड वालों ने अपनी कंपनी फॉर्म कर दी, अपना पूरा एग्जीक्यूटिव फॉर्म कर दिया, तो अब वहां अपहरण होने बंद हो गए। तो अगर वो अकेली हैं, अपहरण उनका हुआ है, भाजपा ने अपहरण कर लिया है, तो निश्चित तौर पे उनका विकल्प तैयार करके रखिए ताकि अपहरण ना हो। जब एक ही व्यक्ति रहेगा, उस पर ध्यान केंद्रित रहेगा, तो अपहरण होगा। तो ये समझने की जरूरत है। और इसीलिए कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जो आसानी से उपलब्धता नेता की होती है कार्यकर्ता से मिलने के लिए, उसकी शिकायत सुनने के लिए, वो अब उपलब्धता नहीं रहेगी क्या? एक चीज और हमें देखने की जरूरत है कि बार बार देवी मायावती जी जैसे प्रकरण आता है, वहाँ का राजस्थान का आता है, मध्य प्रदेश का आता है। अभी जब कांग्रेस का प्रकरण आया तो अगर कांसीराम साहब होते तो कांसीराम साहब इस समय खून का घूंट पी गए होते, लेकिन कांग्रेस के विरोध में नहीं जाते। इसलिए वो कहते थे कि कांग्रेस और भाजपा दोनों में से किसी एक को बहुत मजबूत नहीं होने देना है। लेकिन देवी मायावती जी ने पिटीशन फाइल कर दिया, जबकि इनको अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश में जब पिटीशन इन्होंने, केसरीनाथ त्रिपाठी जब यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष थे और इनके 3-4 पार्ट में विधायकों को तोड़ा गया था और इन्होंने पिटीशन फाइल किया था, सुप्रीम कोर्ट तक वो प्रकरण गया। जब केसरीनाथ त्रिपाठी ने बकायदा इनके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो शेड्यूल 7 के पैराग्राफ 10 में स्पष्ट तौर पे ये लिखा गया है कि स्पीकर इज सोल अथॉरिटी टू डिसाइड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर इन द हाउस। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ भी नहीं कर सकता। क्या इतनी अकल नहीं थी आपको? इसका मतलब यह है। और दूसरा,
जब आपके पास एक भी सदस्य नहीं रह गए, विधानसभा में आपके पार्टी का एक भी सदस्य नहीं है, सब फ्लोर क्रॉस करके दूसरे की सदस्यता ले लिए हैं। और ये सदस्यता तो तब लागू होती जब 1/3 से 1/3 से कम लोग विधायक फ्लोर क्रॉसिंग करते हैं, तब लागू होती है। लेकिन जब सारे के सारे विधायक आपका फ्लोर क्रॉस करके दूसरी पार्टी में चले गए तो किस आधार पे गई? इसका मतलब ये लगता है कि बीजेपी ने इनका अपहरण कर रखा है, और अपहरण करने पर जो भी स्टेटमेंट देना होता है, जो भी स्टेटमेंट दिलाना होता है, वही स्टेटमेंट दिलाए जाते हैं। अब इस समाज को, अगर वास्तव में बहुजन समाज को ध्यान में, या इस देश को वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग बनाना है, तो हम भारत के लोग तभी ये देश बन सकता है जब यहाँ सभी को जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग और उसके पैदा होने के स्थान पे जो उसके साथ विभेद होता है, जो उसके साथ छुआछूत का व्यवहार होता है, जो उसके साथ ऊंच नीच का व्यवहार होता है, जो असमानता का व्यवहार होता है, वो सारे के सारे व्यवहार जब खत्म होंगे तभी ये देश पूरी तरह से मजबूत देश बन सकता है। और मजबूत देश बनने की दिशा में अगर कोई रोड़ा बनता है तो मान्यवर कांशीराम जी अगर आज होते तो वो यही कहते कि तुम्हारे लक्ष्य में अगर कोई रोड़ा बनता है तो उस रोड़े को बेरहमी के साथ रौद डालो। तो आज क्या ये स्थिति है कि बेरहमी के साथ रौदा जाना चाहिए? आप ये बताइए। फिर यही प्रश्न आपके सामने लेकर के आएंगे कि अगर वास्तव में देवी मायावती जी बहुजन समाज पार्टी को, बीएसपी को बहुजन समाज पार्टी ही रहने देती, तो क्या जब वो बार बार ये कहती हैं कि हमने बहुत लोगों को सिखाने की कोशिश की, कोई सीख नहीं पाया, इसलिए हमें ये रिस्क लेने के लिए अपने घर से लोगों को लाना पड़ा? जिस परिवारवाद का आप विरोध करती थी, कांग्रेस का परिवारवाद के नाम पे आपने विरोध किया, और आपका भाई भतीजावाद जो शब्द प्रचलित शब्द था, वही भाई भतीजावाद आ गया। प्रचलन ये है कि एक स्थिति और भी देखी जाए। अब हम आ जाते हैं 2019 के चुनाव पे। 2019 के चुनाव पे गठबंधन हुआ, फिर सपा बसपा का। जय श्री राम हवा करने की बारी आ गई थी जय श्री राम को, सपा बसपा का गठबंधन हुआ। लेकिन आप ये देखिए कि जब 90 के दशक में, 91 में सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो कई बेनियाबाग में, फूलबाग में, प्रदेश के कोने कोने में 8 महीना पहले से, साल भर पहले से बाकायदा रैलियां होने लगी थी। लेकिन ये जो गठबंधन हुआ, ये गठबंधन अखिलेश यादव ने ये समझा कि शायद बुआ जी कहते थे, बुआ जी को राजनीतिक अनुभव बहुत होगा, तो राजनीतिक अनुभव के कारण पूरी की पूरी बागडोर उनके हाथ में दे दी। और अब बुआ जी हम तो बहन जी कह भी नहीं सकते, नहीं तो वो बुरा मान जाएंगे। तो देवी मायावती जी अगर वास्तव में गठबंधन कर रही थी तो चूंकि बहुत दूरियां पनप गई थी, उसको लोगों को इकट्ठा करने की जरूरत थी। और इकट्ठा करने के लिए कम से कम जुलाई बरसात का महीना होता है, अगस्त भी बरसात में निकल जाता है, तो कम से कम सितंबर अक्टूबर से रैलियां शुरू हो जानी चाहिए थी। और जब रैलियां शुरू हो जाती तो जो शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के अंदर एक डिफरेंसेज आ गया था, उस डिफरेंसेज को पाटा जा सकता था। आप देखिए, जैसे अगर कोई बीमार व्यक्ति हो जाए तो 3 तरह की दवा होती है। एक इंजेक्शन होता है, अगर बहुत तेज आपको दर्द है तो इंजेक्शन इसलिए लगाया जाता है कि ताकि आपको तुरंत दर्द से छुटकारा मिल सके। दूसरा टैबलेट होता है कि दर्द अगर बर्दाश्त करने लायक है तो टैबलेट दिया जाता है कि दर्द बर्दाश्त करिए। लेकिन अगर दर्द नहीं है, आपके शरीर में बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करनी है, तो बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता पैदा करनी है उसके लिए सिरप प्रेस्क्राइब किया जाता है। और सिरप में लिखा होता है वेल सेक बिफोर यूज।
इसको खूब बढ़िया से हिलाइए उपयोग करने से पहले। वही स्वभाव शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड का भी है, जितना ज़्यादा आप इनको हिलाएंगे उतना ही बेहतर ये कारगर साबित होते हैं। लेकिन देवी जी लगता है कहीं और से गाइडेड थी, तो वो पहली मीटिंग ही 30 मार्च को किया। अब आप अंदाजा लगा दीजिए कि जो सत्ता से रोकने जा रही हैं, वंचित करने जा रही हैं, और जिनको लोगों ने ये माना कि प्रधानमंत्री मान ली गई थी, प्रधानमंत्री का ये आलम, आउटगोइंग प्रधानमंत्री रात दिन मेहनत कर रहा था और इनकमिंग प्रधानमंत्री घर में आराम कर रहा था। ये कभी संभव है क्या? इसका मतलब यह है कि वो पहले से ही अब उनको पता लग गया वो फीडेड नहीं है। वो फीडेड थी, इसलिए बकायदा उन्होंने रैलियां नहीं की, और उनकी हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, डर के नाते हो या भय के नाते हो सकता है अपने शासनकाल में कोई बड़ा घोटाला किया। हमें नहीं लगता कि उन्होंने घोटाला किया होगा। अगर घोटाला नहीं किया है तो किसी बात का डर उनको होगा। डर के नाते इस इतने बड़े समाज को धोखा नहीं दिया जा सकता। इसलिए क्या चाहिए था कि उनको पहले से रैलियां करनी चाहिए थी, जो उन्होंने नहीं किया। फिर हमें इस देश को बचाने के लिए क्या करना चाहिए था? और आज भी ये स्थिति अगर देख लीजिए कि क्या क्या काम क्या हो रहे हैं, तो ये समझने की जरूरत है। अगर राम के शरणागत हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि जो अंबेडकर पार्क बने, रमाबाई अंबेडकर पार्क बने, कांसीराम पार्क बने, बुद्ध विहार हर जगह बने, क्या अब वो ध्वस्त होने जा रहे हैं क्या? इस देश में फिर हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि दो लोगों को, दो व्यक्तित्व के नाम पे वोट इकट्ठे किए जा सकते हैं, एक राम के नाम पे और दूसरा अंबेडकर के नाम पे। और आज का अंबेडकर का नाम लेने वालों की जब संख्या बढ़ रही है, जो लोग अंबेडकर का नाम नहीं लेना चाहते थे वो भी आज अंबेडकर की फोटो लगा करके, संविधान की फोटो लगा करके सीने से चिपका करके आगे बढ़ रहे हैं। परिस्थितियां जब आपके अनुकूल हो रही हैं, तब आप राम के शरणागत कहां होने चली गई? इसका मतलब यह है कि आप पूरी तरह से या तो भाजपा के कब्जे में हैं, या भाजपा ने आपका अपहरण कर लिया है। और भाजपा ने अगर अपहरण कर लिया है तो हो सकता है इनके जैसे बार बार अपहरण होते रहेंगे। इसलिए इस विकल्प जरूर तलाशना चाहिए कि अगर कई विकल्प रहेंगे तो शायद अपहरण नहीं हो पाएगा। इसलिए कई विकल्पों पे आपको विचार करने की जरूरत है, विचार करना चाहिए। और बार बार ये कांग्रेस पे अटैक करने की परिस्थितियां भी नहीं। कांग्रेस सबसे बुरी पार्टी है, इसमें कोई दोहरा नहीं। फिर इस बात को हम दोहरा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज वही काम कर रही है जिसकी आधारशिला कांग्रेस ने रखी थी। लेकिन सत्ता की भूख ऐसी होती है कि दोनों आपस में लड़ते रहते हैं, वैचारिक तौर पे नहीं। इसलिए इन दोनों को किसी को भी बहुत मजबूत नहीं होने देना है। अगर कांग्रेस का इस समय प्रचंड विरोध किया जा रहा है तो सिर्फ इसलिए कि बीजेपी को मजबूत किया जाए। ये कौन सी समझदारी है, जरा ये बताइए, ये भी जानना चाहते हैं। अभी तक आपने पता नहीं किस आपको ज्योतिषी ने बता दिया था कि बाई इलेक्शन नहीं लड़ना है, क्योंकि हम लोग अच्छी तरह से जानते थे कि बहन मायावती जी को डायरेक्टली जिस चीज से फायदा ना हो वो काम वो नहीं करती हैं। इसीलिए बाई इलेक्शन वो नहीं लड़ती थी, क्योंकि उनको पता था इस बाई इलेक्शन से वो मुख्यमंत्री बन नहीं सकती। तो क्यों अपनी चमड़ी जलाने जाए? बड़ी मुश्किल से एसी का मौका मिला है, क्यों चमड़ी जलाने जाए? वो कभी भी बाई इलेक्शन नहीं लड़ती थी। लेकिन अचानक से क्या हो गया कि वो बाई इलेक्शन लड़ने लग गई। और बाई इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ रही हैं कि वो जीतना चाहती हैं, बाई इलेक्शन इसलिए लड़ रही हैं कि बीजेपी को वॉक ओवर कैसे दिलाया जाए, दूसरे को हरा करके बीजेपी को कैसे जिताया जाए। ये कैसे, अगर ये कहा जाए कि इस देश में शैक्षणिक संस्थान बर्बाद हो रहे हैं, तो बीजेपी का दोष उतना नहीं है जितना देवी मायावती जी का दोष है। दूसरे का भी दोष है, हम ये नहीं कर रहे दूसरे का भी दोष नहीं है, लेकिन इसलिए इनका दोष ज्यादा है
कि जिस तरह से बीजेपी के पास भक्त हैं, उसी तरह से बसपा के पास बहन जी संपत्ति परियोजना के पास भी भक्तों की संख्या है। वो फिर दिमाग नहीं लगाते, जिसको एक बार मान लेते हैं नेता, फिर दिमाग वो लगाना नहीं चाहते कि वास्तव में हो क्या रहा। अगर शैक्षणिक संस्थान बर्बाद किए जा रहे हैं, रेलवे बेचा जा रहा है, एयरपोर्ट बेचे जा रहे हैं, एयरलाइंस इंडियन एयरलाइंस बेची जा रही है, और सारी चीज़ें धीरे धीरे, रेलवे बेचे जा रहे हैं, ट्रेनें बेची जा रही हैं, सारी चीज़ों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, उसमें से रिजर्वेशन सारे ख़त्म किए जा रहे हैं। तो इसका दोष सिर्फ बीजेपी को नहीं दिया जा सकता। इसलिए नहीं दिया जा सकता, चलिए हम मान लेते हैं वो सत्ता में है, उनको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म कैसे खत्म हुआ इस देश में आपको भी पता होगा, आप भी समझिए। बौद्ध धर्म इसलिए इस देश में खत्म हुआ क्योंकि जब बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग का राज आया, तो उस समय पुष्यमित्र शुंग ने एक ऐलान कराया था कि जो भी एक बौद्ध भिक्षु का सर काट करके लाएगा उसको 100 दिनार इनाम दिए जाएंगे। इसमें भी एक गेम है, क्योंकि हम भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो पुष्यमित्र सिंह के समय जो करेंसी चलती थी उसका नाम था कासारपण। तो दिनार की बात क्यों आई? तो दिनार की बात इसीलिए साजिश के तौर पे डाली गई होगी। उस समय कासारपण का ही प्रचलन था, तो कासारपण दिए जाने की बात करनी चाहिए थी। तो क्यों हुआ? क्योंकि उस समय बौद्ध भिक्षुओं के सर काटे जाते थे, तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु पलायन कर गए और बहुत सारे ने चीवर उतार करके रख दिया। उसी तरह लोकतंत्र दो धुरी पे चलता है। पहला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, दूसरा सजग और जीवंत विपक्ष। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का आलम क्या है आप बेहतर जानते हैं। सजग और जीवंत विपक्ष का आलम यह है कि इसीलिए कह रहा है केवल बीजेपी दोषी नहीं हो सकती। विपक्ष क्या उसके लिए आंदोलन तो खड़ा कर सकता था, अपनी आवाज तो बुलंद कर सकता था, सड़कों पे उतर तो सकता था, लेकिन कहीं नहीं उतरा। जब विपक्ष ही इस तरह से डर करके बैठ जाएगा, या तो ये तय करके वो स्पष्ट तौर पे कह दे कि विपक्ष ये कह दे कि हम आंदोलन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि हम डराए गए हैं, ये कह दे। जेल जाने से क्यों डरते हैं? जितने बड़े बड़े लीडर बने हैं सब जेल जा करके ही बने हैं। और देवी मायावती जी भी अगर 1991 में जेल नहीं गई होती, बुलंदशहर से चुनाव नहीं लड़ रही होती और जेल नहीं गई होती, तो शायद प्रदेश और देश में उनका नाम कोई नहीं जानता। फिर जेल जाने से क्यों डर लगता है? कितना जेल में लेके जाएंगे? जब ये समाज जो आपको नेता मानता है, वो समाज जब तय कर लेता है कि बहन जी के खाते में, पार्टी के खाते में, देवी जी के खाते में चढ़ावे के रूप में धन की जरूरत है, तो एक दिन में, केवल एक दिन में 125 करोड़ रुपया बीएसपी के खाते में जमा हो जाता है। तो जब 125 करोड़ रुपया बीएसपी के खाते में एक दिन में जमा होता है, सारे लोग 20 रुपया, 25 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया करके देते हैं और जमा हो जाता है 125 करोड़ रुपया। तो जब आप जेल जाती तो करोड़ों लोग जेल जाते। कितनी जेलें हैं इस सरकार के पास? कितने जेलों में डालेंगे? कितने कंसंट्रेशन कैंप हैं उनके पास? लेकिन इसका मतलब यह है कि अंदर खाने में कुछ और गेम चल रहा है। जब अंदर खाने में कुछ और गेम चल रहा, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि उन्होंने कोई समझौता किया होगा, लेकिन ये जरूर प्रश्न उठता है कि कहीं उनका अपहरण हुआ है, और अपहरण से छुड़ाने का तरीका यह है कि जो ताकत आपने उनको अभी दे रखी है, वो ताकत दूसरी जगह अगर लगाएंगे, 2-3 विकल्प करेंगे, तो शायद अपहरण की प्रवृत्ति भाजपा की बंद हो जाएगी। और इस देश को बचाने की जरूरत है, संविधान को बचाने की जरूरत है,
लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। और जब लोकतंत्र बचाने के लिए जिस पर आपने आस्था रखा है, जिस पे आपने विश्वास किया है, जिस पे आपने वोट दिया है, उस आस्था और वोट देने वाले लोग अगर आपके दुख तकलीफ में जो और संविधान को बचाने के लिए आवाज बुलंद नहीं कर रहे हैं, तो विकल्प तलाश करना चाहिए। जितना ज्यादा विकल्प होगा उतना ही बेहतर बहुजन समाज बन पाएगा और ये देश मजबूत हो पाएगा, ये संविधान मजबूत हो पाएगा और संविधान मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। कैसे आप इस विकल्पों पे बात करेंगे, कैसे आप समझेंगे, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बार बार अभी भी मध्य प्रदेश में जब ये बाई इलेक्शन लड़ रही हैं, तो बाई इलेक्शन हम मानते हैं कि कांग्रेस को आपको सबक सिखाना है, तो बाई इलेक्शन लड़के बीजेपी को जिता करके कांग्रेस को कौन सा आप सबक सिखा लेंगे, जरा ये तो बता दीजिए। इस समय कांग्रेस कम मजबूत स्थिति में नहीं है, कमजोर स्थिति में है। तो मान्यवर कांशीराम जी होते तो इस समय कांग्रेस का सपोर्ट करते नजर आते, ताकि बीजेपी बहुत मजबूत ना हो पाए, वो बकायदा सपोर्ट करते नजर आते। लेकिन अगर देवी मायावती जी बाई इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो सिर्फ एक ही मकसद है, या तो उनके जो बसपा के वोटर हैं उस वोटर की उन्होंने बकायदा कीमत वसूल ली है, या फिर भाजपा ने वाकई इनका किडनैप कर रखा है, इनका अपहरण कर रखा है और उस अपहरण करने के आधार पे ही इनको ब्लैकमेल कर रही है। इस बात को समझने के लिए विकल्पों पे तलाश करना चाहिए और दूसरे विकल्प खड़े करने चाहिए। एक निश्चित तौर पे देश में यहां वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये देश तब तक नहीं बन सकता जब तक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली जो यहां है और पार्टियों में भी लोकतंत्र नहीं होगा, जब तक पार्टियों में लोकतंत्र नहीं होगा और खास तौर से क्षेत्रीय दलों में लोकतंत्र नहीं होगा, तब तक ये देश कभी भी वी द पीपुल ऑफ इंडिया नहीं बन सकता। इसलिए क्षेत्रीय दलों में लोकतंत्र बहाल किया जाना चाहिए, बकायदा उनका चुनाव कराना चाहिए और चुनाव करा करके ही आना चाहिए। चुनाव कराएं न कराएं वो अलग बात है, लेकिन जो बेहतरीन नेतृत्व है उस बेहतरीन नेतृत्व को उभारा जाना चाहिए, ताकि देवी मायावती जी जैसा कोई दूसरा अपहरण न हो पाए। इसको गंभीरता से आपको समझने की जरूरत है। धारा 370 का देवी मायावती जी ने समर्थन क्यों किया, 35A का देवी मायावती जी ने समर्थन क्यों किया, 3 तलाक का देवी मायावती जी ने समर्थन क्यों किया, आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन का, और वो भी 8 लाख तक की इनकम का, सवर्ण 8 लाख की इनकम तक का अगर है तो वो 8 लाख की इनकम वाला गरीबी रेखा के नीचे आएगा। लेकिन अगर बैकवर्ड 6 लाख तक पहुंच जाती है उसकी इनकम, तो वो क्रीमी लेयर में आएगा। कौन इस बात को उठाएगा? तो ऐसे लोगों को, जब भी आपके शरीर का कोई ऐसा अंग हो जाए जो सड़ जाए और ठीक होने की स्थिति में नहीं आए, तो बेहतर ये होता है उस अंग को कटवा देना चाहिए, ताकि आपका जीवन तो सुरक्षित रहे। अगर इस देश में लोकतंत्र को बचाए रखना है तो निश्चित तौर पे आपको ये तय करना है कि क्षेत्रीय दलों को बचाए रखना है, और जो क्षेत्रीय दलों का रोज अपहरण हो जाता है, ऐसे लोगों से मुक्त होने पर विचार करना चाहिए। और ऐसे लोगों से अगर मुक्त होने पे आप विचार नहीं करेंगे तो परिस्थितियां बिगड़ने वाली हैं, बद से बदतर होने वाली है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है, केवल घोषणा बाकी है। अभी भी घोषणा करने से पहले एक मौका है, उस मौके पे अगर काम किया जाए तो लोकतंत्र बच सकता है। लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी हम सबके कंधे पे है, इसको बचाने की जिम्मेदारी हम सबके कंधे पे है। एक बार माननीय कांशीराम जी के फिर इस बात को याद रखिए और ये समझिए कि इस देश में मिले मुलायम कांशीराम हवा हो गए जय श्री राम, कि ये अगर नारा बुलंद है तो कांशीराम मुलायम सिंह तो नहीं मिल सकते, तो कम से कम शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोगों को मिलना चाहिए। और यहाँ तो सवर्ण में भी काफ़ी देखा गया है, काफ़ी रचनात्मक मानसिकता के लोग हैं, वो भी आपके साथ आएंगे। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि राम के शरणागत होने की ज़रूरत नहीं है। राम का शरणागत
अगर अगर आप होंगे तो आप डॉक्टर अंबेडकर को दफन करने जा रहे हैं, लोकतंत्र को दफन करने जा रहे हैं, संविधान को दफन करने जा रहे हैं, और ये किसी भी कीमत पे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राम अपने आप दफन हो जाएगा संविधान की वजह से, अपने आप दफन हो जाएगा लोकतंत्र, अपने आप दफन हो जाएगा। आप अंबेडकर को जीवित करिए, एक नहीं हजारों राम जन्म लेते रहेंगे और वो दफन होते रहेंगे। कोई कल्पना होती है, नियम कानून होते हैं, बड़ी मुश्किल से संविधान बना है। यूं इसको जाया मत जाने दीजिए, और इसको जाया अगर जाने देते हैं तो निश्चित तौर पे एक बार फिर आप सभी को विचार करना चाहिए, पूरे प्रदेश के लोगों को विचार करना चाहिए कि इस देश को प्रदेश को बचाना है कि नहीं बचाना है, इस देश को बचाना है कि नहीं बचाना है। अगर इस देश को बचाना है तो जैसे अपहरण हो रहे हैं लोग, ऐसे अपहरण वाले लोगों को छोड़िए, विकल्प तैयार करिए। वहां से तभी मुक्त आप कर सकते हैं जब विकल्प तैयार किया जाएगा, और विकल्प नहीं तैयार होगा। इस देश में जरूरत डॉक्टर अंबेडकर की है, इस देश में जरूरत कर्पूरी ठाकुर के है, इस देश में जरूरत बीपी मंडल की है, इस देश में जरूरत कुशवाहा जी की है, इस देश में जरूरत बहुत सारे लोगों का है। उन खास तौर से जो अनसंग हमारे हीरो हैं उनकी जरूरत है, उनके गुणगान करने की जरूरत है। उनके इतने कम पड़ गए क्या आप राम का गुणगान करने चले गए? और आज तक जिसने भी अपने नाम के आगे, शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड के लोगों ने तो हमेशा राम का नाम अपने आगे लगाया, अपने पीछे लगाया। बहुत सारे लोगों ने तो आगे पीछे दोनों तरफ लगाया, और जो दोनों तरफ लगाए राम ने उतने सत्यानाश किया। और आप ये समझ लीजिए कि राम नाम सत्य तो तभी बोला जाता है जब व्यक्ति 4 कंधों पे जाने के लिए तैयार हो जाता है, उसके पहले तो राम नाम सत्य होता ही नहीं। तो इस समय डॉक्टर अंबेडकर का नाम लीजिए, संविधान का नाम लीजिए, लोकतंत्र को बचाने की कोशिश करिए। निश्चित तौर पे आप मान लीजिए 2022 में ही राम नाम सत्य होगा, और ईवीएम को पूरी तरह से इसका बहिष्कार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश में अगर देवी मायावती जी बाई इलेक्शन करने जा रही हैं, बाई इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो निश्चित तौर पे वो बीजेपी को या तो आपको बेच चुकी हैं, जो बसपा की वोट है उसको या तो बेच चुकी हैं, या तो बीजेपी को जिताने जा रहे हैं, उस बीजेपी को जिताने जा रही हैं जो बीजेपी संविधान खत्म करने जा रही है, जो बीजेपी लोकतंत्र खत्म करने जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस बड़ी अच्छी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस ने इतनी हिमाकत नहीं की, संविधान खत्म करने की हिमाकत नहीं की, लोकतंत्र खत्म करने की हिमाकत नहीं की, और सारे चीजों को प्राइवेटाइज करने की हिमाकत नहीं की। राष्ट्रीयकृत किया बैंकों का, उस समय 8-8 बैंक थे, बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया, 8-8 बैंकों का राष्ट्रीयकृत किया। और जो प्रीवी पर्स था, जो बड़े बड़े उस समय जमींदार थे, राजे महाराजे थे, उनको प्रीवी पर्स मुफ्त में जो उपहार मिलते थे वो बंद किया। ये सारी चीजें उनकी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम कांग्रेस का समर्थन करने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में से किसी को भी आपको तब तक मजबूत नहीं होने देना है जब तक आप खुद मजबूत न हो जाएं। इसलिए तय करना है शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोगों को, और खास तौर से जो रचनात्मक सोच के लोग हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी कीमत पे धर्म, जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पे बंटवारा नहीं चाहते। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि ब्राह्मण होने का मुझे गर्व है, लेकिन दूसरा कह दे कि हमें यही होने का, यादव होने का गर्व है, तो कहते हैं कि जातिवादी हैं। ऐसे लोगों को जो मानसिकता के असंतुलन के दौर से गुजर रहे हैं, उन्हें ब्राह्मण होने का गर्व है, लेकिन ठाकुर होने का गर्व कोई नहीं कर सकता, वैश्य होने का कोई गर्व नहीं कर। ये घोर जातिवादी लोग हैं। ऐसे घोर जातिवादी लोगों के लिए भी कब्र खोदने की जरूरत है, उसमें दफन करने की जरूरत है। और डॉक्टर अंबेडकर को जितना ज्यादा आप जीवित करेंगे, उतना आसानी से ये दफन होते रहेंगे। फिर आपसे
मुद्दे पे मिलते रहेंगे। मध्य प्रदेश में अगर फिर इस बात को कहेंगे कि मध्य प्रदेश में अगर बाई इलेक्शन देवी मायावती जी लड़ाती हैं तो बीजेपी को वॉक ओवर देने जा रही, देश को बर्बाद करने वाली ताकतों को वॉक ओवर देने जा रही हैं। इससे आप सभी को बचने की जरूरत है, बच करके चलने की जरूरत है। फिर हम विभिन्न मुद्दों पे, इसी मुद्दों पे आपके साथ मिलेंगे। और ये आप मान लीजिए कि एक बार आप अपनी ताकत पहचानिए, कहते एक बार अपनी ताकत पहचानिए। रंग रंग लाता है लहू दोस्तों मजलूमों का, हाल हर हाल में जालिम का बुरा होता है। आप हर दौर की तारीख उठाकर देखें, आप हर दौर की तारीख उठाकर देखें, जुल्म जब हद से गुजरता है फना होता है। तो निश्चित तौर पे ये फना होने का समय आ गया है और इनको फना करने का समय आ गया है। आप सभी साथी हमारे साथ इतनी देर जुड़े रहे हैं और सुनते रहे हैं बात को। आपके अगर कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न लेंगे, नहीं फिर नए मुद्दे पर आपके साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, सब्बा खैर, नमो बुद्धाय, जय भीम। और जो भी जिनके अभिवादन करने के तरीके हैं वो सभी तरीकों को करते हैं। अंत में 2 नारे जरूर बुलंद करेंगे और इस समय जय भारत करने की ज़रूरत है, जय भारत बनाने की ज़रूरत है, भारत के जय करने की ज़रूरत है। इसी पे हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है और ये भारत की जय होगी और बाकी लोगों की राम की क्षय हुई है, होती रहेगी। सदियां ऐसे आएंगी जाएंगी। आप अपनी ताकत पहचानिए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।